This is Ravinder and you are watching RRG Talks and Study. So today we proceed further in the chapter second solutions. Today we will discuss about the terms solubility, factors affecting the solubility, and Henry's law. So today we are going to discuss about these topics. So very first, solubility. So the term solubility means, solubility का मतलब क्या है? The maximum amount of solute dissolved in a particular solvent. That is, the maximum amount of solute dissolved in 1 liter of particular solvent at given temperature and pressure. तो here the term solubility means कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम उसकी यूनिट वॉल्यूम के अंदर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मींस हियर वी आर गोइंग फॉर द सैचुरेशन सॉल्यूशन. जब आप किसी भी पानी के अंदर आप चीनी मिक्स कर रहे हो, उसको मिक्स करते जा रहे हो, एक समय के बाद चीनी उस पानी में मिक्स होने क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी. और उस समय वो पानी क्या होगा, उस वाटर के अंदर जितने अमाउंट ऑफ शुगर ऐड हो सकती थी वो हो चुकी है. दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट. तो सॉल्युबिलिटी मींस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट द गिवन टेंपरेचर एंड प्रेशर. ठीक है. तो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी. फैक्टर से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टोटल 9 टाइप्स के होते हैं. लाइक ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट वी कैन डिवाइड द सॉल्यूशंस इन 9 वेज. लाइक सॉल्वेंट. यदि मैं बात करूं कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट है वो मेरा सॉलिड है, तो सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. इन तीनों में से कोई भी हो सकता है. यदि मैं बात करूं कि मेरी फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट की वो लिक्विड है, तो सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. इन तीनों में से कोई हो सकता है. सिमिलरली फॉर द गैस. सेम किसके लिए, गैस के लिए. यदि गैस सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है. तो इस प्रकार जो टोटल सॉल्यूशंस है वो 9 टाइप के होंगे. गॉट इट. सो उन सॉल्यूशन के अंदर यदि अपन सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बेसिकली अपने को पता है कि जो सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, वो फैक्टर्स affecting the कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को डिपेंड अफेक्ट करते हैं. दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन. वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे. सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग तो देखिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉलिड इन liquid. We have a solution in which solute is solid and the solvent is liquid. तो यदि मैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करता हूँ, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट को किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि आप मिक्स करोगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कॉमन रहेंगे. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सेकेंड वन temperature. तो देखिए these are the two factors which normally affect the solubility of solid in liquid. तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये कॉमन चीज है, 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब क्या है बच्चे. इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक रूल है, लाइक dissolves like. What does it mean? It means यदि मेरे पास
सॉल्वेंट पोलर होगा तो पोलर के अंदर पोलर ही सॉल्यूट क्या होगा, डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर के अंदर यदि अब बात करें फॉर एग्जांपल वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और NaCl क्या है, पोलर सॉल्यूट है, तो दे कैन मिक्स इजीली। तो मैं नमक को यदि इस पानी के अंदर डिसॉल्व करना चाहूँ तो आराम से क्या हो जाएगा, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और हेयर वी हैव नॉन पोलर लाइक बेंजीन, यदि मेरे पास सॉल्वेंट है और यदि मैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके अंदर मिक्स करता हूँ तो जो CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्यूट है तो आराम से इस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इफ वी आर गोइंग टू मिक्स NaCl इन बेंजीन तो ये NaCl is not soluble in benzene because of their nature. One is polar and other one is non-polar. तो उनमें से soluble NaCl इसमें soluble नहीं होगा। So nature means whether the given solute or solvent are polar or non-polar. So they are always soluble on the basis of this normal rule. The like dissolves like. Second one is temperature. तो देखिए यदि किसी भी सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो टेम्परेचर उस पर कैसे इफेक्ट डाल रहा है, तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बीकर के अंदर पानी है, यदि इसमें मैं शुगर ऐड करता हूँ, वाटर के अंदर यदि मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को पता है शुगर इसमें ऐड होती जा रही है एक समय के बाद। यदि मैं एक समय के बाद इसमें शुगर ऐड होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी बच्चे। इट मीन्स that is the maximum amount of solute at particular temperature this water contains। यानी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस पानी के अंदर जितनी शुगर ऐड हो सकती थी वो ऐड हो चुकी है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं होगी। लेकिन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर, यदि इस पानी का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये चीनी और चीनी इसमें घुलना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स द solubility of solid in liquid is directly proportional to the temperature. Whenever we are going to increase the temperature of that particular liquid in which we added the solute as a solid, then the solubility of that solute is increases। तो solute की जो solubility है वो क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी। अब देखिए नॉर्मली यदि हम बात करते हैं, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो लेमन वाटर घर पे नॉर्मली बनता है, नींबू पानी जब बनाया जाता है तो आप देखते हैं कि उसके लिए हमेशा जब चीनी को मिक्स किया जाता है बच्चे तो ऑर्डिनरी वाटर लिया जाता है, यानी रूम टेम्परेचर पे पानी को लिया जाता है, ना कि एक फ्रिज से ठंडा पानी निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों पानी के टेम्परेचर में क्या होगा, डिफरेंस होगा, और जो डिफरेंस होगा तो अपने को पता है कि ऑर्डिनरी जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे होगा, तो उसके अंदर जो चीनी है या शुगर है वो इजिली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो अपना फ्रिज का पानी होगा उसके कंपेयर वो ठंडा होगा, ठंडा होने से टेम्परेचर कम होगा तो उसके कंपेरेटिवली उसमें जो चीनी है वो देर से ऐड होगी, वो क्या होगी, देर से ऐड होगी। तो एज solubility of solid in liquid is directly proportional to the temperature। यानी यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो solubility है सॉलिड की लिक्विड में वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसमें एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर जो इफेक्ट डालता है दैट विल डिपेंड अपॉन वेदर द गिवन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, वेदर द गिवन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यदि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, यानी एंडोथर्मिक का मतलब है उस रिएक्शन को हम पहले से ही टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस रिएक्शन को यदि अपन टेम्परेचर और प्रोवाइड करेंगे, उसको हीट चाहिए, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी हमेशा ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है इनमें यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इनमें जो सॉल्युबिलिटी होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक मींस इन रिएक्शंस के अंदर ऑलरेडी हीट निकलती है, तो पहले ही इनके अंदर हीट है। यदि इनके अंदर मैं टेम्परेचर को कम करूंगा या टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा इनमें, तब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यदि आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस अबाउट द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो भी चीज आप मिक्स कर रहे हो वो किस टाइप की रिएक्शन है। सो नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट सॉल्यूशन है अपने पास
गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। तो यहाँ पे एक फैक्टर और आ जाएगा दैट इज प्रेशर। अब प्रेशर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे क्यों नहीं इफेक्ट डालता, क्यों नहीं डालता? वो इसलिए नहीं डालता कि जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, वो उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकते, दे आर रिजिड, क्योंकि उनके बीच का जो गैप अब जितना कम हो सकता था वो ऑलरेडी देयर बॉन्डिंग बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी इंटरमोलिकुलर, very small intermolecular distances between the particles, so they cannot be compressed। इसीलिए प्रेशर का जो इफेक्ट है उन पे वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। लेकिन whenever we are going to talk about the gas and liquid, तो gases and liquid में क्या होगा? जो gases in liquid है, तो देखिए पहला से नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, polar gases are always dissolved in polar solvent and non-polar gases are dissolved in non-polar। उसके बाद मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की। तो यदि किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर, एक लिक्विड के अंदर यदि मैं गैस ऐड करता, इसमें गैस ऐड कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर यदि अपन इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके पार्टिकल्स के बीच का गैप पहले से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो सोल्यूबल गैस थी वो भी वहाँ बाहर निकलना क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टेम्परेचर की क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे अपन किसी भी गैस का जो गैस है सॉल्यूट और उस सॉल्यूशन का यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगा तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी वहां पे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट, जैसे नॉर्मली इस चीज पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे नॉर्मली एक्वेटिक एनिमल्स की हम बात करते हैं, they feel more comfortable in the winter season as compared to summer। गर्मी के दिनों से सर्दी के दिनों में एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दी के दिनों में जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उस पानी के अंदर जो सॉल्यूशन, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिस वजह से वो एक्वेटिक एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द समर, जब हम गर्मी की बात करेंगे तो गर्मी के दिनों में क्या हो जाएगा? गर्मी के दिनों में रिवर्स केस, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी नॉर्मल अमाउंट से क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। इसलिए गर्मी के दिनों में उन लोगों की जो लाइफ है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती जितनी कि इसके दिनों में होती है, सर्दी के दिनों में होती है। सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रेशर। वो क्या है? प्रेशर। अब देखिए, किसी भी लिक्विड में यदि अपन गैस ऐड करेंगे और मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो ये गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस होगी, कॉमन है। ज़्यादा कंप्रेस होगी तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एज वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस, the solubility of the gas in the liquid is also increases। उस लिक्विड के अंदर उस गैस की solubility भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो solubility of gas, जो आप प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। The solubility of gas is directly proportional to the pressure। अब वन मोर थिंग, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इसी चीज को एक्सप्लेन किसने किया? इसी चीज को, जो गैस की solubility है किसी भी लिक्विड में, उसको एक्सप्लेन किया हेनरी, और उसी को बोला जाता है हेनरीज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, the solubility of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the solubility of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to the applied partial pressure of the gas। क्या कहता है जो
कि कोई भी गैस, यहाँ पे एक टर्म ऐड की गई है अपने पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, मान लो कोई लिक्विड है, तो इस लिक्विड की सरफेस पे यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत सी गैसें हैं, वो ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। अब इसकी यदि मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँ तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि टोटल प्रेशर तीनों गैस का कितना है, उस पर नहीं डिपेंड करेगी, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है। अकेली यदि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी आपको मेजर करनी है तो वो डिपेंड करेगी कि सिर्फ ऑक्सीजन कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है इस लिक्विड पे, तो जितना ही सरफेस पे ऑक्सीजन का प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्युबिलिटी इसमें क्या होगी, उस गैस की आप मेजर कर सकते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी गैस की, दैट विल डिपेंड अपॉन द अप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इसीलिए वर्ड लिखा गया है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब उस इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा वो जितना ज्यादा होगा तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसके लिए एक्सप्रेशन है, देखिए पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आ गया, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ गैस। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जो मोल फ्रिक्शन ऑफ गैस होगा उस लिक्विड के अंदर वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा उसके पार्शियल प्रेशर पे। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर उस गैस का होगा उतनी ज्यादा उस गैस की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। जो सॉल्युबिलिटी को नॉर्मली यदि आप मेजर करें तो उसका यूनिट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का यूनिट होगा ग्राम पर लीटर। तो देखिए कितने अमाउंट ऑफ ग्राम इन ग्राम्स वो सब्सटेंस, वो गैस ऐड होगी किसके अंदर, उस यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर, या फिर इसको कह सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोल पर लीटर वो कितने मोल्स अमाउंट ऑफ गैस वहां पे क्या होगी, डिसॉल्व होगी, और इसका जो मेजर है दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो इसको जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा KH, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो KH है दिस इज कॉल्ड Henry's constant, this is mole fraction of gas dissolved in liquid, and this is partial pressure of gas। ये उस गैस का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा जितना हम उस गैस पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनका एक ग्राफ है, यदि मैं इधर लूँ पार्शियल प्रेशर और इधर लूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यदि अपन एक एंगल थीटा और इसका स्लोप कैलकुलेट करें तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस क्या है, तो और ये किसके बराबर है, KH। तो यहाँ से अपन KH की वैल्यू निकाल सकते हैं P/xB, P/xB। यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो हेनरीज कांस्टेंट पे क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हेनरीज कांस्टेंट की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो हेनरी कांस्टेंट है दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे। ये अलग अलग गैस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी, ठीक है। अब यदि किसी गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the applications of Henry's law and its limitations and Rawls law. Thank you. Thanks for watching RRG Talks and Study. See you.